नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube के इस चैनल लर्निंग फिजिक्स में। आज का ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में अभी आए हैं और उनको फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मैथमेटिक्स की नॉलेज हो। तो इसलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैं कुछ रूल्स से आपको समझाता हूँ। हम सब ने पहले ग्रेविटेशनल लॉ को स्टडी किया होगा, न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को, और उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी जो फोर्स एक्सर्ट होता है दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच या दो ऑब्जेक्ट के बीच, जैसे मान लो सन है और अर्थ है, उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप इसी को लिखोगे एक लंबा सा स्टेटमेंट होगा और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन इसी को हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट मान लें m2 और इनके बीच का डिस्टेंस r। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्सर्ट होगा इन दोनों के बीच वो m1 m2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमने कहा था वो मैथमेटिकल सिंबल के फॉर्म में सिर्फ इतने में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग लिखें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर y और x के बीच एक खास रिलेशनशिप है, रूल ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें x को अगर हम लोग चेंज कर दें तो y भी उसकी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर x को 2 टाइम्स कर दिया तो y 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि y x पर डिपेंड कर रहा है तो y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x पर ये डिपेंड कर रहा है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये x और y का एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को कई बार हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये x का एक फंक्शन है और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट है डोमेन और रेंज, तो उसको हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लें कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस पे y डिपेंड कर रहा है तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। या यहाँ पर अब ऐसा आप लिख सकते हो ना, y इक्वल्स टू f(x), यानी y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। अब अगर हम लोग x की वैल्यू चेंज करें तो ऑब्वियसली y की वैल्यू भी बदल जाएगी। यहाँ हम लोग x लिखते हैं और इधर y। अब देखो, अगर x की वैल्यू आप 1 लिखोगे तो y क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, यानी कि 1। अगर x हम लोग -1 लिखें तो भी x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू +1। x अगर 0 लिखें y भी 0, x की वैल्यू 2 लिख लो, क्या होगा ये y, बताओ, 4 हो जाएगा ना। यानी कि जो ये टर्म है उसको स्क्वायर करके हमारे पास y मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज को पुट कर दे तो हमें y के डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। तो अब ये जो x है, ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जितने ये पॉसिबल वैल्यूज हैं ये सब क्या कहलाएंगे, डोमेन। यहाँ लिखा है ना डोमेन, तो ये सब डोमेन है। और ऐसे ही ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इसके जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम लोग रेंज कहते हैं। तो डेफिनेशन यहां क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन।
ऐसे ही ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। तो आपको रेंज और डोमेन समझ में आया। कोई हम लोग फंक्शन मान लें fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब हमें अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी है। मान लो f0 फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि x के बदले हमें 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना इससे पहले, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या इसी को fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा था। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया, y भी 1 आया था। x1 कहने का मतलब यहाँ f1 लिखते हैं 1 स्क्वायर, और जब हमने x0 पुट किया था यानी ऐसे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ f0 फाइंड करना है। ध्यान रखना इसमें जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि माइनस 1। तो ये एक फंक्शन हमने एक एग्जांपल ले लिया, और इस फंक्शन में f0 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये आपको समझ में आ गया। अब मान लो इसी में हमें f ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। तो क्या करना है, आप जहां जहां x है वहां माइनस 1 पुट कर दो। ये तो 1 हो जाएगा, ये -2 -1, आंसर क्या आएगा -2। एक और एग्जांपल ले, मान लें कि fx ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x है। अब हमें इसमें f2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ। यहाँ x के बदले 2 पुट करना, डिनोमिनेटर में भी 2 पुट करना है, और फिर यहाँ भी 2। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, और ये 7 हो गया। सिंपल है ना। अगर मान लो हमें f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है, ध्यान देना। अब x के बदले हमने क्या लिखा है, माइनस एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस एक्स। अब स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और कोई दूसरा फंक्शन है जिसको हमने gx से रिप्रेजेंट किया, और इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब हमें फाइंड करना है f ऑफ gx। ध्यान देना, क्या फाइंड करना है, f ऑफ gx। तो क्या करना होगा, जहां जहां इसमें x था वहां वहां हमें gx पुट करना पड़ेगा, यानी ऐसे लिखेंगे। ये समझ में आया ना। x के बदले क्या रिप्लेस कर दिया हमने, gx, और gx की वैल्यू यहां गिवन है। अब ये पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही अब अगर मान लो हमें फाइंड करना हो g ऑफ fx, ध्यान दो, तो जहां जहां x है इसमें वहां वहां हमें क्या पुट करना है, fx। ये फंक्शन कुछ ऐसा था ना, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखना होगा, fx स्क्वायर, फिर प्लस 1 प्लस fx। अब आप फाइनली fx की वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोग चाहे तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब इसके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर fx और gx गिवन है, हमें क्या फाइंड करना, f ऑफ gx एट x इक्वल्स टू 0 और g ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0। तो पहले ये फाइंड करते हैं, f ऑफ gx। यहां पर आपको क्या लिखना होगा, gx, और फिर प्लस 2 टू द पावर gx। अब gx की वैल्यू देखो क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1। ये हमारे पास मिल गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब
हमें फाइंड करना है f ऑफ g 0, यानी x के बदले क्या पुट करना होगा 0। आप ऐसे लिख सकते हो एट x इक्वल्स टू 0, या यहाँ आप डायरेक्ट 0 भी लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 0 माइनस 1। ये तो -1 का स्क्वायर यानी +1 हो गया, और ये 2 टू द पावर -1, जिसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखो हमें और क्या फाइंड करना है, g ऑफ fx। तो यहाँ सिर्फ आप fx पुट कर दो। अब fx की वैल्यू क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, g ऑफ f0, यानी x की वैल्यू 0 पुट करना है। तो यहाँ लिखना 0, फिर 2 टू द पावर 0 माइनस 1, ये 0, ये 1 और ये -1, रिजल्ट 0। देखो दोनों अलग अलग आंसर आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है g ऑफ fx f ऑफ gx इक्वल नहीं होता। कुछ स्पेशल केसेस में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो जितने भी टर्म्स हमने लिखवाए सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी सबका आप एक एक एग्जाम्पल ले लो बस। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। एलजेब्रिक फंक्शन, अगर हम लोग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, ये एलजेब्रिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा हो सकता है, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सब एक एक एग्जाम्पल है बस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें ऐसा होता है जैसे हम लोग 2 टू द पावर x लिख दें। देखो यहाँ पर बेस क्या है, कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। एलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, बेस वेरिएबल होता है, पावर कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार हम लोग और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, e टू द पावर x। e एक स्पेशल मीनिंग रखता है, डिटेल में इसको आगे चर्चा करेंगे। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको एक बार आप लोग समझ लो, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आपने शायद क्लास 10 तक स्टडी नहीं किया होगा। अगर हम लोग कोई टर्म लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन x, तो ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। अब ये टर्म कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखना, ये जो पावर है ना, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स y को या साइन इनवर्स x को हम लोग 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स y ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये दोनों इक्वल नहीं होता है। अभी हमने देख लिया कि किस तरह के कितने अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने कौन सा टर्म लिखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम लोग किसी एंगल को मेजर करना हो, तो एंगल क्या होता है, जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो दो लाइन के बीच ये देखो कुछ ना कुछ एंगल बनता है। अब इधर से एक एंगल भी बन सकता है और इधर से भी एक एंगल बन सकता है। ध्यान रखना है, जब भी हम कोई एंगल मेजर करते हैं, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये एंगल पॉजिटिव होगा। और ये कैसा है, देखो क्लॉकवाइज है ना, ऐसे घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल मेजर करें तो वो नेगेटिव होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 300 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री होता है। तो अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर रहे हो ऐसे, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, OAB। अगर एंगल AOB मेजर कर रहे हैं, तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो यही एंगल पॉजिटिव में होगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये देखो कैसे घूम रहे हैं, इधर ऐसे घूम रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस लाइन चाहिए। तो रेफरेंस लाइन मान लो ये हमने रेफरेंस लाइन कंसीडर किया। अब इस रेफरेंस लाइन से कोई एंगल अगर आप इधर मेजर कर रहे हो, जैसे ये 60 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव में लिखेंगे।
और कोई एंगल इधर मेजर करो, ये भी 60 डिग्री है, तो ये नेगेटिव में होगा। बस ये आपको समझ में आ गया। अब एंगल को डिफरेंट यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है और बाकी क्या यूनिट्स हैं, इन सबको एक बार देख लो। ये एक सर्कल हमने कंसिडर किया, ये सेंटर और 2 रेडियाई है, यहाँ 2 अलग अलग रेडियस है और इनके बीच का एंगल ये थीटा मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा इसको L से डिनोट कर दे रहे हैं और ये डिस्टेंस R यानी रेडियस है इसका। तो अब एंगल जो है इसका फॉर्मूला होता है L/R। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। थीटा इक्वल्स टू L/R। L क्या है, ये आर्क का लेंथ और R इसका रेडियस है। अब अगर हम लोग इसको मीटर में मेजर कर रहे हैं तो ये भी मीटर में लेंगे, अगर इसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो R भी सेंटीमीटर में लेंगे, यानी दोनों को सेम यूनिट में लेना है। फिर थीटा जो मेजर होता है उसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और सिंबल में हम लोग इसको R से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि एंगल हम लोग जनरली अब तक किस में मेजर कर रहे थे, डिग्री में मेजर कर रहे थे। तो डिग्री और रेडियन के बीच कुछ रिलेशन है, उसको जानते हैं। अब ये एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो एंगल है इसको राइट एंगल बोलते हैं। इसको अगर हम लोग डिग्री में मेजर करें तो ये 90 डिग्री होगा। अगर इसी को रेडियन में मेजर करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 रेडियन। और एक और यूनिट होता है ग्रेड, अगर इसको ग्रेड में मेजर करें तो ये 100 ग्रेड होगा। लेकिन फिजिक्स में ये बहुत कम यूज होता है, तो हम लोग इसको आगे चर्चा नहीं करेंगे। ये देखो, डिग्री और रेडियन, इस दोनों के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 इंटू 90 यानी 180 रेडियन। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 के अप्रॉक्स होती है। अगर आप वो वैल्यू पुट करोगे तो ये हमारे पास लगभग 0.02 रेडियन आएगा। ऐसे ही लिख देते हैं 0.02 रेडियन। ऐसे ही अगर मान लो हमें रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में तो क्या लिखेंगे, देखो 1 रेडियन इक्वल्स टू, अब ये 2 इधर आएगा और पाई नीचे आ जाएगा, यानी 180/π डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये फिर से पाई की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली 3.14 पुट करो तो ये 57 डिग्री के आसपास आता है, लगभग। अब हमें क्या करना है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कुछ एक इसमें से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे ये सबसे पहला है 45 डिग्री। हमें पता है ना, अभी हमने सीखा था 1 डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, बस वही कंसेप्ट हमें यहाँ भी यूज करना होगा। देखो π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हमने क्या लिखा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, और 1 रेडियन ये 180/π डिग्री था। तो ये हमें कन्वर्जिंग फैक्टर के तौर पे यूज करना है। जो डिग्री है उसको अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इंटू 45। अब ये हमारे पास रेडियन में आएगा, सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, π/4 रेडियन। ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये 90 डिग्री है, हमने तो पहले ही बताया था 90 डिग्री क्या π/2 होता है। तो आप ऐसे लिख दो इसको, π/180 इंटू 90, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होकर के π/2 रेडियन हो जाएगा। ऐसे ये क्या देखो, 6th वाला क्या है, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, 270 इंटू π/180 डिग्री। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3π/2 रेडियन। अब ऐसे ही कुछ एंगल्स हैं जो रेडियन में गिवन है, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो जैसे ये पहला है π/6 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 180/π इंटू π/6 डिग्री। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया और 6 से ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 30 डिग्री।
ऐसे ये π/3 है, आप इसको पुट करोगे ये 60 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। और ये थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, ये भी सिंपल है, आपसे हो जाएगा। देखो 4π/3 है ना, तो क्या लिखना है 180/π। ये क्या है, कन्वर्जिंग फैक्टर है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको यूज कर रहे हैं, इंटू 4π/3। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा बताओ, 60 टाइम्स में। तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 60 × 4, 240 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं जो आपने पहले से क्लास 10th में पढ़ा था, यहाँ सिर्फ उसको रिवाइज करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, और इसको हम लोग x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा मान लें तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मानते तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये y परपेंडिकुलर होता और x बेस हो जाता। ठीक है, अभी देखो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने इसको थीटा माना है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। अब यहाँ पर कुछ फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, जैसे कि साइन। तो साइन को हम लोग शॉर्ट में SIN लिख देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोसाइन। ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ, ये सब क्या है, रेशियोज है, जो भी साइड्स है उनका रेशियो है। ऐसे ही टेंजेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 10। फिर कोटेंजेंट, फिर है सेकेंड और कोसेकेंट। इसको कॉसेक लिखते हैं, या कई बार हम लोग सिंबल में CSC भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसको लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ सेक थीटा ये हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट थीटा ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखो अगर आप साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, P/H × H/P। ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 1। ऐसे ही जब आप कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 1 आएगा, यानी आप सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो। वैसे ही कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हो, और tan थीटा × cot थीटा क्या हो जाएगा, फिर से बोलो, 1 होगा ना, 1 लिख दिया। तो अगर tan थीटा × cot थीटा 1 है, बताओ अब cot थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हाँ 1/tan थीटा। गुड, ठीक है। अब देखो ये फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, यानी एंगल ये वाला थीटा माना है। ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो, अगर इसको आपने एंगल थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, p² + b² क्या होगा, h² के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग sin² थीटा लिखते हैं तो sin² थीटा को आप लोग p²/h² लिख सकते हो, और ऐसे ही cos² थीटा को b²/h² लिख सकते हो। अब अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दो, sin² थीटा + cos²
थीटा। तो ये होगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। देखो तो डिनोमिनेटर सेम है ना, ऐसे आप लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर लिख सकते हो, यानी एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 आया ना। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो आपने 10th में पढ़ा था। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, या आप सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हो, या टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो, या कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो। ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, सब कुछ वही है जो आपने 10th में पढ़ा था, यहाँ सिर्फ शॉर्ट में एक बार हमने रिवाइज कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो कुछ भी हमने बताया, हमारा मेन मोटिव यही था कि आपने जो 10th क्लास में पहले से पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो एक बार, ताकि जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स वो आपको अच्छे से समझ में आए।